नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी ने 2024 की जंग जीतने के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो एनडीए के लिए 400 सीटें का टारगेट यहां पर रखा गया है। बता दें आपको कि टारगेट बड़ा है, इसलिए इस लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी को पूरे देश के हर हिस्से से वोट चाहिए। लेकिन दक्षिण का दुर्ग भेदना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और ऐसे में दक्षिण भारत में 132 सीटें लोकसभा सीट है और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी। इस बार बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारतीय राज्यों से 55 से 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। इसमें तेलंगाना में बीजेपी ने दहाई अंक में सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में 15 सीटें बीजेपी के निशाने पर हैं। इसी लक्ष्य को साधने के लिए आज पीएम मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे, जहां पर करोड़ों रुपए की सौगातें दी गई। विपक्ष पर जमकर हमला किया। विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। अनिल गोयल जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कोशिश ये कि 400 पार किया जा सके, लेकिन सर ये 400 पार करने के लिए तो दक्षिण को साधना बेहद जरूरी है। और क्या लगता है कि दक्षिण में अभी तक पैर नहीं जमा पाई भारतीय जनता पार्टी, अब पैर जमा लेगी? नेहा जी, एक बात तो ऐसा नहीं है अभी तक पैर नहीं जमा पाई। पार्टी पहले से मजबूत हुई है दक्षिण के अंदर, और दक्षिण के लोगों ने भारत का विकास देखा है। दक्षिण के लोग देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ये सब दक्षिण के लोग भी देख रहे हैं, और उसके अनुसार ही दक्षिण में हम बहुत अधिक मार्जिन से जीतेंगे। कि आपने एक बात और देखी होगी कि जिस टाइम हमारे मतलब हम दक्षिण में गए हैं, तो दक्षिण में हमारे पास कर्नाटक में हमारी सरकार रही है। अभी हम वहां पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में हैं। तेलंगाना के अंदर भी हमने सीटों की बढ़ोतरी करी है। केरल, तमिलनाडु में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए हम सभी स्टेटों के अंदर, आंध्र प्रदेश में आपका एक भी एमपी नहीं, एक भी एमएलए नहीं। केरल में आपका एक भी एमपी नहीं, एक भी एमएलए नहीं। नेहा जी जो आप कह रहे हो ना जी, हाँ। चुनाव होते ही इसलिए हैं कि अब जैसे आप एक बात देखेंगे, पश्चिम बंगाल में हमारे पास सिर्फ 3 एमएलए थे, और जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो हम मुख्य विपक्षी दल बने, और हमारे पास 70 से ज्यादा एमएलए हमारे जीत करके आए। और अगर कोई कांग्रेस का ममता का गठबंधन नहीं होता तो वहां पर हम सरकार भी बना सकते थे। मेरा कहने मतलब यह ऐसा नहीं है कि अब अगर हम ये बात देखें तो कभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 एमपी भी थे, तो भी हमने चुनाव लड़ा, हम आगे बढ़े, जनता ने हमें स्वीकार करा। आज पूरे देश की जनता बीजेपी को स्वीकार कर रही है। आज पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये समझाइए ना सर थोड़ा सा। नहीं, साउथ में अब तो कांग्रेस पार्टी तो कहते हैं, साउथ में देखिए जो लोग हैं ना वो बहुत समझदार है, और वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व कार्ड है उससे हमें कैसे बच के निकलना है। अगर कर्नाटक को छोड़ दें, तेलंगाना में आपकी 4 सीटें हैं, उसके अलावा बताइए ना कैसे घुसेंगे बाकी जगह। मैं वही बात करूंगी, साउथ के लोग समझदार हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वो समझदारी के साथ में देशभक्त भी है, राष्ट्रभक्त भी है। वो देखते हैं एक तरफ पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर के आगे चल रही है, उसकी राष्ट्रनीति है। ये बाकी सब राजनीति कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार को पालने के लिए, परिवार को पोषने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए। और दक्षिण भारत के लोग ये तो फिर एक वो हो गया ना कि आप अपने हिसाब से बता रहे हैं कि देखिए बाकी सब भ्रष्टाचारी है और हम बिल्कुल पाक साफ है। यही कार्ड आपने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी खेलने की कोशिश की थी, सनातन हिंदू, हिंदुत्व, हनुमान जी हमें बचा लेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, जनता ने आपको नकार दिया था। नेहा जी, अगर वहां पर बात करी जाए तो कांग्रेस ने उस कार्ड को खेला है, हमने तो उसका जवाब दिया था। अगर वो कोई कार्ड खेलते हैं तो उसका राजनीतिक दल जवाब देने का भारी किस पे पड़ा, बताइए ना। अच्छा, दूसरी एक बात और सुने ना, कि आप एक बात ये देखेंगे पूरे देश के अंदर जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति है, जो प्रधानमंत्री जी लोग पसंद करते हैं,
पूरे देश के अंदर, मतलब सही मायनों में कोई दूसरे नंबर पर कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और उसमें पसंद करने के लिए पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो तो फिर तो ये कहा जाएगा कि एक जगह तो प्रधानमंत्री को पसंद किया जा रहा है, लेकिन केरल में तो बिल्कुल नकार दिया जा रहा है, तमिलनाडु में भी नकार दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में भी लोग नकार रहे हैं, पुडुचेरी में भी लोग नकार रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे लोग प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को ही क्रेडिट दे रहे हैं तो नकारा भी तो जा रहा है, नहीं नकारा जा रहा? बताइए। नेहा जी, पूरे भारतवर्ष का सर्वे अभी हुआ है, उस सर्वे के आधार पर हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को 28% लोगों ने पसंद करा है, राम मंदिर को 20% लोगों ने पसंद करा है, राष्ट्रवाद को 10% लोगों ने पसंद करा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चला उसको 33% लोगों ने पसंद करा है। ये सब हमारी सरकार की योजनाएं। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? हमारी सरकार की योजना। कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं अभी सर्वे की बात कर रहा हूँ। अभी सर्वे कौन सा सर्वे है सर, हमें भी तो बताइए ना। जी न्यूज वालों का सर्वे है जी, उन्होंने सर्वे करवाया है, उसके आधार पर मैं अपने हवाबाजी में अपने घर में बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो कहना है कि उस सबके अनुसार भी हमारे प्रधानमंत्री जी की हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं, और उस नीतियों के आधार पर ही लोग ये वोट देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव जो है लोकसभा के आधार पर होगा, विधानसभाओं के समीकरण आधार नहीं हो सकता। जब लोग लोकसभा में वोट देते हैं तो देश के बारे में सोचते हैं, जब विधानसभा में वोट देते तो उस राज्य के बारे में सोच के फैसला करते हैं। तो आज उन्हें देख रहा है कि देश को आगे बढ़ाने ले जाने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिससे देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। अब ये देश तरक्की कर रहा है। सवाल ये है कि सरकार ने आखिर ऐसा किया क्या है? देखिए, देश पर 155 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया, इसके अलावा देश के संसाधनों को बेचकर इन्होंने खाया है। इसके अलावा केवल राम मंदिर की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस बार एक सीट जीतने की स्थिति में भी वो दिखाई नहीं दे रहे। महेश जी अपने हिसाब से जो मर्जी कहें, वोट महेश जी को का एक वोट है, वहां की जनता का वोट करेगी। और आप ये देख रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5600 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करे, जिसमें रेल है, सड़क है, बिजली है और सब चीजों का पूरी तरीके से विकास की नींव रखी है। जिस तरीके से लगातार दक्षिण भारत में माननीय प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो जनता को दिख रहा है। पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम आत्मनिर्भर से विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये इनको खटक रहा है। और दूसरी बात क्या है कि अभी मेरे भाई कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के अंदर हम पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव सब सीटों पर लड़ रहे हैं, पूरा हर स्टेट में लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस नहीं है कि जो कांग्रेस कहीं लड़ रही है, कहीं उसके गठबंधन लड़ रहे हैं, कहीं उसके सहयोगी दल लड़ रहे हैं। और जैसा भी अनिल गर्ग जी ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के अंदर जहां केजरीवाल सरकार है, वहां लोकसभा में दोनों बार 7 में 7 सीट अपने बीजेपी ने जीती है। इस बार हम 7 सीट जीतने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जब लोकसभा में वोटर वोट देता है तो उसके दिमाग में देश का विकास दिखाई देता है, आत्मनिर्भर देश दिखाई देता है, आगे बढ़ता हुआ देश दिखाई देता है। आज जिस तरीके से हमने, चाहे कोविड काल का मामला हो, चाहे देश की योजनाओं का मामला हो, उस सब पर हमने बढ़ चढ़ के फैसले करे हैं। चाहे धारा 370 हटाना हो, 35 से हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण करना हो, हम किसी भी चीज के अंदर पीछे नहीं हटे, ना वोट का हमने इंतजार देखा है। आज देश की जनता देख रही है कि कठोर डिसीजन लेने वाला व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है, जो सिर्फ देश हित में जीत जाता है। जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कहा है कि मेरा क्षण क्षण और कण कण, मेरे शरीर का कण कण, मेरे समय का क्षण क्षण पूरे देश को समर्पित है और मेरा सिर्फ है ये भारत का विकास। भारत के विकास में जो लिखते हुए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ लेकर के आगे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में हर समुदाय, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये इनको जो विपक्षी दल हैं, इनको ये हजम नहीं हो रही है बात, और ये नए नए मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे विपक्षी दल के मैक्सिमम लोग, इंडी गठबंधन के मैक्सिमम लोग टूट करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं या भाजपा के
जो गठबंधन में पार्टियां शामिल है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं का नेता एमएलए, कहीं ना कहीं का काउंसलर, कहीं ना कहीं का प्रदेश अध्यक्ष, कहीं ना कहीं के प्रमुख विपक्ष दल के लोग टूट करके वो बीजेपी में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, हम हवाबाजी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता का के काम का को जनता के लिए काम करके नहीं, वो कार्यकर्ता जो है कमाल नहीं दिखा पा रहे ना, खास तौर पे साउथ की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बताइए अगर कोई एक एमपी एक एमएलए अगर आपका नहीं है तो वो कार्यकर्ता कमाल नहीं कर पा रहे। आपका संगठन कहाँ है, कैसे आपने मजबूती दी? 2014 में चलिए कई खामियां कमियां थी, 2019 में भी वो मजबूती दिखाई नहीं दी। अब 2024 का चुनाव है, आंध्र प्रदेश की बात कर केरल की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में भी वो स्थिति आप लोगों की दिखाई नहीं दे रही है, पुडुचेरी में वो स्थिति आपकी दिखाई नहीं दे रही है। आपकी कर्नाटक में अगर हम देखें तो भले ही 25 सीटें आपने जीती हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में तो कैसे आपको हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी तस्वीरें यहाँ पर देखनी चाहिए। तेलंगाना में 4 सीटें भले ही आपने निकाली हो, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है, वो किसी से छिपी हुई है क्या सर? नेहा जी, आप एक स्थिति देखो, उत्तर प्रदेश का अमेठी का चुनाव हो, रायबरेली का चुनाव हो, ये कांग्रेस की पारिवारिक सीटें रही हैं और कांग्रेस को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है और हार करके वो कर्नाटक दक्षिणी तरफ भागे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या पूर्व भारत हो या पश्चिम भारत हो, हर पूरे भारत को विकास को लेकर के सभी जगह पर तेजी से आगे बढ़ रही है और ये निश्चित तौर पर ये तेजी से जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है वो उसकी विकास योजनाएं हैं, उसका गरीबों तक हर चीज की सुविधा मुहैया कराना है और हर तरफ चारों तरफ देश का विकास हो उसको ध्यान में रख करके फैसले ले रहे हैं। और वो फैसले ठीक है, चलिए सीटें नहीं मिली, लेकिन ये समझिए ना कि वोट प्रतिशत भी आप लोगों का जो है वो अच्छा नहीं है। केरल में पिछली बार अगर आपको 13% वोट मिले तो ये बताता है और जताता है कि जनता ने आपको, वहां की जनता ने नकार दिया। नेहा जी, वहां की जनता ने तो कांग्रेस को नकारा है। आज भी कांग्रेस हमारे मुकाबले पर कम सीटें जीती हुई है। अगर दक्षिण भारत की सीटें जीत मानी जाए तो हमने अगर दक्षिण भारत में 29 सीटें जीती हैं तो इनकी तो 20-22 सीटें हैं, हमसे कम सीटें कांग्रेस के पास हैं। और जो कांग्रेस से मुकाबला है क्या अब आपका? अब आप तो 400 पार की बात कर रहे हैं ना सर, फिर कांग्रेस से कहाँ मुकाबला है आपका? आप जीत के लिए नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं हम तो 400 पार करेंगे ना। इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ आपसे कि आप हिंदुत्व सनातन की बात कर रहे हैं। केरल में भी 55% तो हिंदुओं की आबादी है, वहाँ क्यों नहीं आपकी एक भी सीट निकाल पाते, ना एमपी की ना एमएलए की? नेहा जी, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पर हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी सिर्फ अपने विधानसभा के चुनाव तक प्रभावशाली है। लोकसभा चुनाव में वो सब लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं। सर 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था और 2019 में उन्हीं को आधार बनाकर आगे बात कर रही हूँ आपसे। 2014-2019 की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी ने वहाँ पर मजबूती आई है। बीजेपी 13% वोट मिले थे सर केरल में आपको, 55% हिंदुओं की आबादी है वहाँ पर आपका राम मंदिर का कार्ड नहीं चला, वहाँ पर आपका 3 तलाक का कार्ड नहीं चला, वहाँ पे आपका वो तमाम जो हवाले देते हैं धारा 370 हटाई और ऐसा किया, नहीं चल पाया ना सर। नहीं, इसका परिणाम तो 24 में मिलेगा ना जी। नेहा जी, ये जो काम हुए हैं, ये काम हुए हैं, उसके परिणाम अब मिलेगा, 2024 के चुनाव में मिलेगा। धारा 370 खत्म हुई है तो इस कार्यकाल में हुई है, राम मंदिर बना तो इस कार्यकाल में बना है, तो इसके अब आपके सामने आएंगे नेहा जी। और आप ये देखेंगे कि 400 पार का अगर नारा दिया है तो 400 पार ही हम करके दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। चलिए ठीक है, ये तो कह रहे हैं 400 पार होगी। अनिल गोयल जी। हाँ नेहा जी, देखो इन्होंने एक आरोप लगाया कि दक्षिण के अंदर महंगाई है, दक्षिण में बेरोजगारी है। वहाँ पर दक्षिण में सरकार तो इंडिया गठबंधन के लोगों की है। अगर वहाँ महंगाई है तो आप महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? वहाँ पर बेरोजगारी तो बेरोजगारी स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही रोजगार? आप एक तरफ खुद काम नहीं कर रहे हो और उसका ठीकरा भी आप बीजेपी को फोड़ना चाहते हो। ये जनता देख रही है कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव सोचना है, देश को बांटने की सोचना है, नकारात्मक सोच लेकर के चलना है और उत्तर और दक्षिण भारत को बांट करके चलना है। ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है ये जो है हर किस स्तर तक गिर सकते हैं, किस स्तर तक गिर सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, ये देख रहे हैं। और जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात करें, लालू यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस ने जेल में भेजा था
और आज वो आपके गठबंधन के साथी हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो तुम्हारे गठबंधन के हिस्सेदारी है। यानी आप लोग जो है, जो आपके गठबंधन है, वो सब या तो भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं या वो लोग ऐसे इकट्ठे हुए जो सिर्फ अपने परिवार को चुनना चाहते हैं। यानी कि सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी पीएम बने, लालू यादव चाहता है कि तेजस्वी यादव सीएम बने, उधर वो चाहते हैं अखिलेश यादव सीएम बने, ममता बनर्जी चाहती है कि उनका भतीजा बने, शरद पवार चाहते हैं मेरी बेटी बने। ये परिवार को बचाना है या देश को बचाना है? परिवार के हिस्से फैसले करने हैं, देश के हिस्से फैसले करने हैं। जनता ये देख रही है एक तरफ वो पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए राजनीति कर रही है, और एक तरफ वो पार्टी जो सिर्फ देश के लिए राजनीति कर रही है, देश के लिए जी रही है, देश के लिए मर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मर रही है। दो बात का जमीन आसमान अंतर है, और ये देश की जनता समझ चुकी है। और इसका परिणाम उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत, चारों तरफ से इसका परिणाम आने वाला है। और आप ये देखेंगे, मुझको तो ये लग रहा है कि इनकी जमानतें बचनी मुश्किल है, जिस तरीके से इनके आज भी भाषा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर साउथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बड़ी हुई है, लेकिन इन मुश्किलों से कैसे पार पाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।